वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 1 का ले चुका हूँ। ये पार्ट 2 का सिटीजनशिप का लेक्चर है। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज पूरी कंटिन्यू चलने वाली है पार्ट 22 तक। जितने पार्ट मैं जल्दी जल्दी करा सकूंगा पूरे कराने की कोशिश करूंगा। जो ये पार्ट देख रहा है इससे पहले के 2 पार्ट भी देखे, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से एमसीक्यू के साथ कवर करवाए हुए हैं दोनों पार्ट। ये भी सिटीजनशिप जो आपका एमसीक्यू के बेस पे होगा। मैं फालतू को कुछ नहीं बताने वाला, केवल वही चीजें बताऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या जिससे आने के चांसेस हैं यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, दोनों में। मैं कुछ खामखा की इधर उधर की बातें आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे सारे बैच होते हैं वो होते हैं सब कुछ मैं इस पे इन्फॉर्म करता रहता हूँ। आप ये ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, इसको स्कैन करके। हमारा मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप है। ये मेंस आंसर राइटिंग का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। जिनको क्वेश्चन वो करना है वो मेरे मेंस की क्लास देखे और उसमें क्वेश्चन लगा हुआ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ, मेरे को सेंड कर देना, मैं आपका चेक कर दूंगा, ठीक है। और हमारे अपकमिंग बैच जैसे यूपीएससी के लिए जो अब चल रहे हैं और यूपीपीसीएस के लिए, दोनों की जो रिलेटेड क्वेश्चंस है या पोस्ट है या पीडीएफ है, सब कुछ उसी में पोस्ट होती है, तो उन पर भी आप देखते रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे। आर्टिकल 5 to 11 हमारे सिटीजनशिप को कहते हैं, जो है हमारा पार्ट 2, ठीक है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारा आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, जो भी पर्सन जिसके पास डोमिसाइल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में जिसके पास डोमिसाइल है, बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो वो बोर्न होना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है। ईदर हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके माता पिता टेरिटरी ऑफ इंडिया के बोर्न होने चाहिए, भले वो विदेश में हो या कहीं हो, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा कि जो उसके माँ बाप यहाँ के बोर्न है, तो ठीक है। Who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately proceed such as commencement shall be citizen of India। जो ऑर्डिनरी रिसाइड है टेरिटरी ऑफ इंडिया में 5 साल से कम, उसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। 5 साल से ज्यादा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया माना जा सकता है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 5 कहता है। अब आते हैं आर्टिकल 6 पे। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पार्टीशन के बाद माइग्रेट हुए या फिर आए, उनके लिए आर्टिकल 6 से लेके 8 तक हमारा सिटीजनशिप ग्रांट है पाकिस्तान के माइग्रेशन वालों के लिए, ठीक है। Anything in Article 5 as person who has migrated to the territory of India from the territory now including Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आर्टिकल 6 है वो ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो या उसके माता पिता, any of his grandparents who was born in India defined in the Government of India Act 1935 as originally। अगर जो किसी को 1947 के बाद इंडियन सिटीजनशिप होना था पाकिस्तान का माइग्रेटेड का, या तो उसके माता पिता इंडिया में बोर्न होना चाहिए थे या वो इंडिया में बोर्न होना चाहिए था, ठीक है, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बोर्न होने चाहिए थे, वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता था। ये हमारा आर्टिकल 6 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 7 राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने आपसे कहा 6 से 8 तक पाकिस्तान के। एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, 7 में 5 और 6 की बात है, 6 में 5 की बात है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 migrated from the territory of India to the territory now including Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। जो मार्च 1947 के बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया से इंक्लूड पाकिस्तान में हो गया, वो सिटीजन नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी अप्लाइड टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूड इन पाकिस्तान। जो प्रोवाइडेड, जो नथिंग, उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। जो आर्टिकल अप्लाई करता है कि जो पाकिस्तान में रिसाइड कर गया मार्च 1947 के बाद, रिटर्न टू टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर परमिट फॉर रेसिडेंट। अगर जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में परमिट के अंदर आता है, रिटर्न इशू बाय अंडर द अथॉरिटी टू एनी लॉ
एवरी सच पर्सन शैल टू बी क्लोज, उसे वो क्लोज देखने पड़ेंगे आर्टिकल 6 के डीम्ड हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19 डे जुलाई 1948। ठीक है, जो रिटर्न करता है आर्टिकल 7 के द्वारा सिटीजनशिप लेने के लिए, उसे उन्हीं क्लॉज को फॉलो करना पड़ेगा जो आर्टिकल 6 में दिए हुए हैं। जो मैंने आपसे कहा था, या तो वो सिटीजन उसके माता पिता होने चाहिए या उसके ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए, उसे वो फॉलो करना पड़ेगा आर्टिकल 7 के थ्रू। 6 का फॉलो करना पड़ेगा जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड होता है। ठीक है, आर्टिकल 8 आपका राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, स्पेसिफिकली स्टेट दैट अ पर्सन और ईदर देयर पेरेंट्स और एनी देयर ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो सिटीजनशिप ले सकता है बाई चांस उसके माता पिता भारत के हैं, उसका जन्म बाहर हुआ है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है एज पर आर्टिकल 8। ठीक है, एंड दे आर रिसाइड आउटसाइड इंडिया, और वो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, they can be deemed citizen of India have been registered as such by the India, वो इंडियन के नाम से रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेशन एंड देयर करंट country resident, this registration can be done before or after the amendment of the constitution as per the prescribed from manner। जो हमारा डिप्लोमेट का जो है उनके करंट कंट्री रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन या बर्थ के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन पहले या बाद में आपको उस हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 8 में भी आपको 6, 7, 5, 6, 7 तीनों क्लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 9 और 10 क्या कहता है? आर्टिकल 9 स्टेट दैट पर्सन हु हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप फॉर फॉरेन कंट्री इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर बाय चांस कोई इंडियन सिटीजन यूएसए की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप क्या बोलते हैं, रद्द हो जाती है, अपने आप भंग हो जाती है, क्योंकि इंडिया में केवल एक ही सिटीजनशिप को मान्यता है। डुअल सिटीजनशिप किसी भी देश की इंडिया में नहीं चल सकती है। ठीक है, आर्टिकल 9 इस बात पे कहता है। आर्टिकल 10 इंश्योर दैट एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कोई भी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 10 ये हमें अश्योर करता है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। आर्टिकल 10 हमें बताता है हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उनके लिए। जो हमारी सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है वो 3 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट है हमारा डिप्रीवेशन, या फिर हमारा 3 तरीके से आपकी सिटीजनशिप जो है रिवोक हो सकती है, डिप्रीवेशन, कैंसिलेशन, ठीक है, या रिवोकेशन। इन चीज से आपकी सिटीजनशिप आपकी वो हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। जो इसके रिलेटेड एमसीक्यू है, मैंने मोटे मोटे आपको आर्टिकल समझा दिए किस आर्टिकल में क्या है। 5, 6, 5 को फॉलो करने के लिए 6 बना है, 7 बना है। 6 और 7 को फॉलो, वो 5 और 6 को फॉलो करने के लिए जो आर्टिकल 7 में फॉलो करते हैं, 6 से 8 आपका पाकिस्तान माइग्रेंट को सिटीजनशिप देने के लिए फॉलो करता है। ठीक है, एज इंडिविजुअल हु हैज ट्रीटेड एज रेजिडेंट एंड शी रिसाइड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द रिकन्वेड फाइनेंशियल ईयर। अगर एनआरआई नॉन रजिस्टर्ड इंडिया को इंडियन सिटीजनशिप को आपको मानना है तो कितने दिन उसे यहाँ रहना पड़ेगा, अगर जो उसको इंडियन सिटीजनशिप अपने आप को मनवाना है। तो A162, C19, D180, उसको आपको 182 डेज, 182 यानी आपका फाइनेंशियल ईयर FY में 182 डेज आपका उसको रहना पड़ेगा एनआरआई को, अगर जो उसके अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप मनवाना है तो। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन इंडिया द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में सिटीजनशिप देता कौन है, वो किसके द्वारा लाई करती है? क्या प्रेसिडेंट देता है, या प्राइम मिनिस्टर देता है, या स्टेट का गवर्नर देता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्रेसिडेंट से सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं देता, ना प्राइम मिनिस्टर देता है, ना स्टेट गवर्नर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें सिटीजनशिप देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही सिटीजनशिप को रिवोक कर सकती है।
या डिप्रीवेशन कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ठीक है, दोनों काम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। ठीक है, ये आगे जो मैं आपको बता रहा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किन हाउ मैनी इज करेक्ट वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, किन तरीके से सिटीजनशिप इंडिया में जा सकती है। रेन्यूकेशन, वॉलेंटरी गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप, कोई अपनी सिटीजनशिप खुद ही गिव अप कर दे या बाहर की सिटीजनशिप ले ले कि मेरे को इंडियन सिटीजन अब नहीं रहना है। ठीक है, टर्मिनेशन, ऑटोमेटिक लूजिंग द सिटीजनशिप अपोज रिक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, अगर जो उनने अपने आप ही फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया, उसे इंडियन सिटीजन नहीं रहना तो उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक है, डिप्रीवेशन, गवर्नमेंट रिवोकिंग सिटीजनशिप फॉर फ्रॉड, डिसलॉयल्टी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज, या फिर वो उनने आपका फ्रॉड, गलत तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की हो, या फिर उनने कोई आपका क्या बोले हमारे इंडिया के विरुद्ध या कोई ऐसा हेट स्पीच दे दी हो कि गवर्नमेंट को थ्रेट लगे उससे, या फिर कोई हमारा आर्टिकल जो है उसके खिलाफ बोल दिया हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। रिवोकेशन, सिटीजन इज रिवोक इफ अ पर्सन रिसाइड आउटसाइड इंडिया मोर देन 10 ईयर्स। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो ओनली 3 होगा, 4 हमारा गलत होगा। ऐसा कोई नहीं है, अगर जो एनआरआई नॉन रजिस्ट्रेशन इंडिया है या ओसीआई ओवरसीज इंडिया कार्ड होल्डर है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसकी 10 साल बाहर रहेगा तो सिटीजनशिप रिवोकेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर जो मैंने आपको बताया था वो इंडिया में 182 डेज आके रह के एफवाई के अंदर सिटीजनशिप में माना जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 3। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, फोर्थ गलत है। ठीक है, with reference to India, consider the following statement, there is only one citizenship and one domicile, a citizen by birth only can be become the head of the state, a foreign once granted the citizenship cannot be deprived under any circumstances। क्या आंसर इसका होगा? 3 हमारा गलत है। एज पर आर्टिकल 9 एंड 10 हमारा कहता है कि हम किसी भी सिटीजनशिप को टर्मिनेशन कर सकते हैं या रिकोनेशन कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में दोनों चीज दिखाई है, तो ये हमारा गलत होगा। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट, ये गलत है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स को इंडिया में जन्म हुआ है तो वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है या इंडियन सिटीजन माना जाएगा। बाय बर्थ वाला ओनली सिटीजनशिप इंडिया प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो जिसके माँ बाप है जिसे सिटीजनशिप मिली है या वो भी आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इलेक्टिव हो सकता है, तो ये गलत है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ये बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 5 हमारा यही कहता है कि इंडिया में एक सिटीजनशिप एक डोमिसाइल है, तो ए ओनली इसका आंसर होगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। उम्मीद है आपका जो है पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 5 to 11। जिसका ना क्लियर हो, जिससे कोई प्रॉब्लम हो, मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपके सारी रिप्लाई दूंगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी हिस्ट्री की होगी, मॉडर्न हिस्ट्री की। हिस्ट्री की होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वो आपकी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करा चुका हूं। वो होगी आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका होगा वो एमसीक्यू घटना चक्र के, जो मैंने आपके सामने पोल किया था, 12 वोट उसमें यस आए हैं। तो घटना चक्र की मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एमसीक्यू से स्टार्ट करूंगा। ये क्लास यहीं तक थी, यहीं तक मैं इस क्लास को एंड करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।